जिन एलिमेंट्स का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन घुस जाता है उसके पी ऑर्बिटल में, उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली को पूरी तरह से। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद नाइट्रोजन फैमिली के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जिन एलिमेंट्स का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जाता है उसके आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में, उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो वहां पर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे एलिमेंट्स को एक साथ हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था क्लास 11th के केमिस्ट्री में। सो क्लास 11th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो देखा था? सच्ची सच्ची बताओ, अगर देखा था तो 13 और 14 ग्रुप्स के बारे में आपको पता होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फीचर्स, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको पता होगा। तो अभी फिलहाल हमारा एजेंडा क्या है कि क्लास 12th के अंदर हम ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम खासकर डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15 को। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये सभी तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट वाले जगह पर फोकस करें, उस खोपचे को देखें, तो हम क्या देखेंगे? एक कोने में मेरे मेटल्स हैं, दूसरे कोने में नॉन मेटल्स हैं और बीच में डायगोनली प्लेस्ड हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के काइंड ऑफ बीच में लाई करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट जब हमने क्लास 11th में पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस किया था तो वहां पर हमने एक मेमोरी टिप डिस्कस किया था टू रिमेंबर द मेटलॉइड्स, कि भाई मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या किसी को वो मेमोरी टिप याद है? अगर याद है तो फटाफट से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, इससे पहले कि मैं बताऊं। ठीक है, और अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा से वही मेमोरी टिप बताने वाली हूँ। सो बच्चों, मेटलॉइड्स को याद रखने के लिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, हमने बनाया था मेमोरी टिप। बच्चे सीता गीता आस्था, सबको टेनिस आता। याद रहेगा? बच्चे सीता गीता आस्था, सबको टेनिस आता। बच्चे बोले तो बी, दैट इज बोरॉन, सीता सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, आस्था आर्सेनिक, सबको इज Sb, दैट इज एंटीमनी, टेनिस इज Te, टेल्यूरियम, आता इज At। तो इस तरीके से इस नेमोनिक के साथ हमने याद किया था कि कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो इससे पहले कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है तो उसी के बेसिस पर हम इसके सारे प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। हम देखते हैं कि इन जनरल किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ns2np126, यानी कि ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और np में 1 से 6 के बीच में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे अच्छा ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही पता लग रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाता है? वो हमेशा np ऑर्बिटल में जाता है। अब वो 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, 5p हो सकता है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये सब कुछ तो हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स उठाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। ठीक है, कार्बन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो आखिरी का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? 2p ऑर्बिटल। करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? 3p।
अगेन अ पी ऑर्बिटल। तो इसी वजह से, इनफैक्ट इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसके कोई सा भी एलिमेंट उठा लो और उसका जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में ही जाता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम कहते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18, बट जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वहाँ कोने में ऊपर की तरफ बैठा होता है हीलियम। तो हीलियम अगेन इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है 1s2, क्योंकि हीलियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पी तक जाने की गुंजाइश ही नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी हम देखते हैं कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, जैसे ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, सबका जो पहला मेंबर है, ठीक है, जैसे कार्बन एक ग्रुप का पहला मेंबर है। जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो नाइट्रोजन उसका पहला मेंबर है, राइट। तो ये जो पहले मेंबर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे मेंबर्स से काफ़ी डिफरेंट होती है, एंड दिस इज अ ट्रेंड दैट इज सीन अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इन जनरल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज होता है, साइज कैसे चेंज होता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिया था। सो देयर इज नो पॉइंट दैट वी रिपीट द सेम थिंग, राइट। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है 11th वाला पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसे देख लो एक नज़र फटाफट। उससे क्या होगा कि बेस एकदम मजबूत बन जाएगा। और अभी के लिए हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर देंगे हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स का हमें बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से एक क्विक रिकैप देखते हैं। किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक साइज रिड्यूस होता जाता है, राइट। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, राइट। दूसरी तरफ जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है यार। अब ये क्यों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर घंटों इस क्यों को डिस्कस करते हुए ही चला जाएगा। क्लास 11th केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके हमने एक चैप्टर कवर किया था। इनफैक्ट उसका एक 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर। उसमें हमने इन सारे प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं इनको प्रॉपर रीजनिंग के साथ समझा रखा है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, डू वॉच दैट वीडियो। तो चलो भाई शुभारंभ करें ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। तो ये है हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली जाहिर सी बात है इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इस ग्रुप का पहला मेंबर है और साथ ही साथ जो हमारा पहला मेंबर है हर ग्रुप का वो काफ़ी डिफरेंट है, उसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इस वजह से इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब हम इस ग्रुप के बारे में इतनी सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं तो ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि भाई ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, राइट। मतलब नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये मुझे बिल्कुल याद रहना चाहिए। कैसे याद रखेंगे, मेमोरी टिप से ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देती हूँ एक बहुत ही मज़ेदार आसान मेमोरी टिप जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नट्टू एक बच्चा है जो बहुत ही बदमाश है, कुछ ना कुछ इधर उधर उलट पुलट करते रहता है और फंसते रहता है वो, ठीक है। तो हमारा मेमोरी टिप है नाइट्रोजन फैमिली के लिए ये, नट्टू फंसा ऐसे सबके बीच, ठीक है। आसान था, नट्टू फंसा ऐसे सबके बीच। अब नट्टू तो हमेशा फंसते ही रहता है। नट्टू इज नाइट्रोजन, फंसा इज फॉस्फोरस, ऐसे इज आर्सेनिक, सबके इज Sb दैट इज एंटीमनी, बीच इज बिस्मथ।
तो आ गए हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। और कैसा लगा ये मेमोरी टिप जरूर लिख के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इनफैक्ट आई वुड एनकरेज यू टू मेक योर ओन मेमोरी टिप्स। अगर चाहो तो आप अपना खुद का एक मेमोरी टिप बनाओ नाइट्रोजन फैमिली के लिए और उसे भी शेयर करो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैम आप बिस्मथ तक गए, उसके नीचे जो एलिमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपके टेक्स्ट बुक्स में, कई जगह टेक्स्ट बुक्स में जो ये नीचे वाला एलिमेंट है ना, इसका प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट उसके बदले में UUP लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज आवर IUPAC नॉमेनक्लेचर का कन्वेंशन कि जो भी आखिरी वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ डिस्कवर हो जाती है, बट वी आर येट टू नेम दैट एलिमेंट, राइट। मतलब वो एलिमेंट प्रॉपरली विथ प्रूफ डिस्कवर नहीं हुआ है या उसका नाम नहीं आया है, सो तब तक हम उसे ये IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा एक नाम दे देते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो UUP एलिमेंट है विथ एटॉमिक नंबर 115 दैट इज 115, इसका नाम आया मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम शायद मॉस्को से पढ़ा होगा क्योंकि कुछ रशियन साइंटिस्ट्स ने इसे डिस्कवर किया था। ओके, सो दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू द नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के अकरेंस की कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे टॉप से, शुरुआत करेंगे नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो N2 यानी कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है ये पाया जाता है काफ़ी अच्छे मात्रा में एटमॉस्फेयर में। इनफैक्ट 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। जैसे कि हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट गैसेस विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा और कहाँ मिलता है? इसके अलावा ये मिलता है अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा ये मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे घर पे मम्मियाँ कहा करती हैं ना कि भाई दूध पी लो, एग ले लो, इनमें प्रोटीन होता है। सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज नथिंग बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जिसमें प्रोटीन होता है वो प्रोटीन इज एक्चुअली समथिंग विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। चलो नीचे जाते हैं, देखते हैं फॉस्फोरस की कहानी। फॉस्फोरस पाया जाता है मिनरल्स में, जैसे कि फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक्स का मेन कंपोनेंट ही होता है फॉस्फोरस एंड इनफैक्ट दैट्स व्हाई द नेम फॉस्फेट रॉक्स। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के भी कुछ पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैन यू गेस हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे फॉस्फोरस होता है? बोन्स में। एग्जैक्टली बोन्स में फॉस्फोरस पाया जाता है, लिविंग सेल्स में फॉस्फोरस होता है। इसके बाद और नीचे आते हैं, अगर हम देखें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे पाए जाते हैं सल्फाइड मिनरल्स में। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बच्चों नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंट शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है NS2NP3। अब ऑब्वियसली N की वैल्यू तो चेंज होगी क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, राइट। बट सबका जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंट शेल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट विल बी NS2NP3। यकीन नहीं होता? खुद देखो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से हम धीरे धीरे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तक पहुंच रहे हैं। क्या हो रहा है? आउटर कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? 2p3 से 3p3 से 4p3 से 5p3 से 6p3 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, राइट। बट सबका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP3। अब पता है इस कॉन्फ़िगरेशन की एक और खासियत है। अगर ध्यान से देखो तो जो मेरा NS ऑर्बिटल है, राइट, ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जो कि इनमें है। इन सभी में देखो इनका NS ऑर्बिटल जो है ये फुल है और इनका NP ऑर्बिटल जो है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है क्योंकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 और इन सब में कितने हैं? 3। और हमें क्या पता है कि एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या फिर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है, इनके जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हमें इनके एक्स्ट्रा स्टेबल होने के बारे में पता लगता है। अब बारी है डेंसिटी की। डेंसिटी के बारे में हम ये नोटिस करते हैं कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जब हम नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से नीचे जाते हैं बिस्मथ की तरफ तो डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है।
इंक्रीज क्यों होती है डेंसिटी? डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम, राइट? अब जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से नीचे जाते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि मेरा एटॉमिक मास बढ़ रहा है, यानी कि मास बढ़ रहा है। तो ये जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब मास जो कि मेरा न्यूमरेटर है ये बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेरा वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब भाई साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। तो यहां पे आ जाती है दुविधा कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन द कैच इज दैट कि मास जितना बढ़ रहा है वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि वॉल्यूम के मुकाबले मास ज्यादा बढ़ रहा है, और उसी के वजह से ओवरऑल जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो हम नोटिस करते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखो, सो 2p3 से 3p3, 3p3 से 4p3 से 5p3, तो मतलब देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई साइज उससे बढ़ेगा ही, राइट? क्योंकि जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, राइट? तो ओवरऑल मेरा पहले वो न्यूक्लियस से इतना ही दूर था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इतना, अब इतना, अब इतना। तो जैसे जैसे ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है तो मेरा ओवरऑल साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बोले तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में कई सारे और इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं जो एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, राइट? जैसे मान लो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यहाँ था और यहाँ पे डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन रहे, तो क्या होगा? न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अब मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर कर दिया और बीच में पर्दे लगा दिए, अब क्या होगा? जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ये थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बीच में पर्दे लग गए हैं। मैंने क्या कि इसको थोड़ा और दूर कर दिया और बीच में ना डबल ट्रिपल लेयर के कपड़ों वाले पर्दे लगा दिए मोटे मोटे। अब क्या होगा? अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, राइट? बात को समझो। तो जब ये अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये अपना आराम से फ्री हो के ऐसे फैल के रहेगा। तो एज अ रिजल्ट जो मेरा ओवरऑल साइज है ना वो बढ़ रहा है, राइट? तो यहाँ पर दोनों रीजंस रेस्पॉन्सिबल है। एक तो ये कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। दूसरा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शील्ड का काम कर रही हैं। तो नेट नेट क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई जो भी है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब स्पेसिफिक टू दिस ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक तो जो इंक्रीज है ना दैट इज लाइक क्वाइट अ गुड इंक्रीज। मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है साइज। लेकिन उसके नीचे जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाते हैं ना तो वहां पर जो इंक्रीज इन साइज है ना वो इंक्रीज थोड़ा कम है। ऐसा क्यों है? हम तो सोच रहे थे कि भाई बराबर का इंक्रीज होता रहेगा ऊपर से लेके नीचे तक, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो और दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसका रीजन। स्पॉट ऑन। देखो जैसे ही हम आर्सेनिक पे पहुंचते हैं ना, आर्सेनिक के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी और एफ ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है? ऑर्बिटल्स वगैरह ये सब बेसिक्स हमने 11th में कवर कर लिया है, ठीक है? अब डी और एफ ऑर्बिटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो है ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। ये बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, राइट? तो चूंकि यहाँ पर डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो वो जो मैंने पर्दे की बात की थी, एक होता है एकदम ट्रांसपेरेंट पर्दा, तो उधर उससे तो लाइट आर पार होती रहेगी। एक होता है एकदम डबल लेयर, एक होता है ट्रिपल लेयर,
राइट तो मतलब जितना ज़्यादा लेयर का पर्दा है उतनी अच्छी शील्डिंग इफेक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस जो है ना ये थोड़ा बहुत अपने तरफ खींच लेगा, थोड़ा बहुत, राइट क्योंकि ये बहुत अच्छा शील्ड है नहीं बीच में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज अ रिजल्ट जो मेरा साइज इतना बढ़ सकता था उतना ना बढ़ के थोड़ा कम बढ़ेगा। उसी वजह से जो इंक्रीज है वो आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक वो इंक्रीज जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है, द इंक्रीज इज लेस। तो चलो अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक एटम को आयोनाइज करने के लिए। मतलब समझ नहीं आया, सिंपल शब्दों में समझते हैं। आयोनाइजेशन मतलब, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ आया? मतलब जो इलेक्ट्रॉन उस एटम में सबसे लूजली बाउंड है, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड होता है? जो सबसे बाहर होता है, राइट ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसको तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा ना भाई। तो जो सबसे बाहर है वही सबसे लूजली बाउंड है। तो उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे मिनिमम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की। तो हम नोटिस करते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इट क्या होता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोचो, खुद से सोचो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? बहुत लॉजिकल आंसर है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा एटॉमिक साइज बढ़ते रहता है। इसका मतलब हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाता है न्यूक्लियस से, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर उसको निकालना उतना आसान, राइट मतलब इट इज लाइक आप अगर घर पे हो मम्मी पापा के साथ, राइट तो दोस्त के एक फ़ोन करने से घर से निकलना इतना आसान नहीं होगा। पहले मम्मी से परमिशन लो, फिर पापा से परमिशन लो, परमिशन मिले तभी जा सकते हो, राइट। अब अगर आप मम्मी पापा से दूर हो, लेट्स से किसी दोस्त के घर हो, किसी रिलेटिव के घर हो जहाँ पर मतलब इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ से निकलना थोड़ा और आसान। अगर आप मम्मी पापा से बहुत दूर रह रहे हो, किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे हॉस्टल में, वहाँ पर क्या है मम्मी पापा को पता ही नहीं चल रहा है आप हॉस्टल में हो कि बाहर हो, राइट तो निकलना और आसान है। सो इट इज़ लाइक न्यूक्लियस के अगर जितने पास वो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना उतना मुश्किल है, मतलब उसको निकालने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ग्रुप में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेरा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर जाता जा रहा है, इसीलिए उसे निकालना उतना आसान होता जा रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज़ और है, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं ये? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मुझे दूसरा वाला निकालना है। समझ रहे हो ना? जो पहला निकाला वो कौन सा है? एकदम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला, उसको निकाल लिया। अब मुझे अगला वाला निकालना है, तो अब अगला वाला न्यूक्लियस से थोड़ा पास है, तो अगले वाले को निकालने के लिए तुम्हें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको भी निकाल लिया। अब मुझे उसके अगले वाले को निकालना है। अब ये जो है न्यूक्लियस के और पास है, इसे निकालने के लिए तो भाई और एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको भी निकाल दिया। अब उसके अगले वाले को निकालना है। तो देखो जैसे जैसे तुम्हारा जो वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है वैसे वैसे जितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ रही है, यानी कि तुम्हारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, राइट तो इसीलिए जो ऑर्डर होता है ऑफ सक्सेसिव एंथैल्पीज वो कैसा होता है? डेल्टा H1 सबसे कम होता है। H1 मतलब जो बाहर वाला पहला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। सो डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H3 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक खास बात है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, राइट क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, अब भाई कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसमें से किसी एक को निकाल लाना आसान तो नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब समझ लो
कि अगर एक फैमिली है, उस फैमिली में 4 फैमिली मेंबर्स हैं और उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो अब उन चारों में से किसी एक को उस घर से बाहर परमानेंटली निकाल लाना विल नॉट बी इजी, राइट। तो कुछ वैसे ही कहानी यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप 15 वाले हमारे एलिमेंट्स हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कंपेयर्ड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनका एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है वैसे? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होता है? किसी भी एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? मतलब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो नीचे जाते जाते बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो मेरा न्यूक्लियस है उसके बाहर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस ही करता है, राइट। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। ये बात से आप सहमत हो, राइट? ओके। अब देखो क्या हो रहा है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि मेरे न्यूक्लियस के बाद नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि मेरे पर्दे बढ़ रहे हैं, स्क्रीन्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं तो जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जिस भी इलेक्ट्रॉन को लेना है वो मेरे न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता जा रहा है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ। तो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी कम होती जा रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है। अब स्पेसिफिक टू नाइट्रोजन फैमिली अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं? देखो ऊपर की तरफ नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ऊपर वाले तरफ फॉस्फोरस से आर्सेनिक, वहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफी कम हो रही है। बट टुवर्ड्स द एंड, बाय द टाइम हम पहुंच रहे हैं नीचे की तरफ, राइट, बिस्मथ तक, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यार डिक्रीज इतना हो ही नहीं रहा है, राइट। इनफैक्ट अगर हम देखें एंटीमनी और बिस्मथ दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इज ऑलमोस्ट सेम, कुछ खास डिक्रीज नहीं हुई। अब ये डिक्रीज कम क्यों होने लग गई? वही रीजन जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही हम टुवर्ड्स द हेवियर एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोले तो वही बताया था ना, वो बहुत अच्छे पर्दे की तरह काम नहीं करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन, जो मेरा न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम हो नहीं रही है, राइट, डाउन द ग्रुप। तो इसी वजह से हमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिक्रीज नोटिस नहीं हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है? तो वेल, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, राइट। कोई भी मेटल का एग्जाम्पल लो, लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम का पॉजिटिव आयन बनाता है, राइट। यू टॉक अबाउट सोडियम, इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, राइट। तो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। यानी कि आप अपने मम्मी पापा से दूर जाते जा रहे हो, तो मम्मी पापा का आपके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है, तो आप बड़ी ही आसानी से इधर उधर भटक सकते हो, राइट। तो बड़ी ही आसानी से ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, एंड दैट इज व्हाई वी से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
तो बच्चों अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है क्लास 11th केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक के अंदर। अब आप देख रहे होंगे कि थ्रू आउट दिस लेसन कहीं कहीं पे कुछ कुछ टॉपिक आ रहा है जिसमें मैं कह रही हूँ ये हमने 11th में पढ़ा है, ये हमने 11th में पढ़ा है। अब मैं क्या करूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, इतने छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमने कहीं और कवर कर रखा होता है, राइट। तो इसीलिए अगर आपको डिटेल में समझना है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लीज आप रेडॉक्स रिएक्शन के वीडियो को एक एटलीस्ट ओवरव्यू उसका आप जरूर देख लो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। मतलब जब कभी ये दूसरे चीज़ों के साथ मिल करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो भाई कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, कोई एक रिड्यूस हो रहा होता है। तो हमें ये जानना है कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो इनके 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, +5, +3 एंड -3, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी भी अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लेट्स से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम देखते हैं कि टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है ये कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है आप खुद सोचो कि कोई भी चीज़ -3 स्टेट में कब जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, राइट। नेगेटिव चार्ज उसमें तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। हमने अभी अभी क्या सीखा था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर बोले तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जाहिर सी बात है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस ये बनाने की टेंडेंसी इनकी कम होती जाएगी एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। अब आप पूछोगे कि ठीक है तो ये तो दोनों ही प्लस वाले स्टेट हैं, तो चूंकि इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो ये दोनों ही स्टेट को बनाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। वेल ऐसा है नहीं। हम नोटिस करते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों? अब खुद सोचो, +5 वाली स्टेट की नौबत कब आएगी? जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस फैमिली में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, कैसा होता है वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन? NS2Np3, राइट। NS2Np3, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पांचों के पांचों S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और P वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स ये पांचों के पांचों बॉन्ड फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। S वाले तो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से दोहरा रही हूँ कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमने 11th की केमिस्ट्री में कवर कर लिया था। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, दैट इज इनएबिलिटी ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स। मतलब S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे नहीं बनाना बॉन्ड किसी के साथ। तो जब उनकी ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे केस में हम उन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ मिलना जुलना सोशलाइज करना नहीं चाहते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहते हैं, उन्हें हम इनर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तो सिचुएशन कैसा हो गया कि बोलने को तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो S वाले 2 है ना वो इतना घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि +5 वाला जो स्टेट है वो स्टेट पाने की भी जो पॉसिबिलिटी है एज वी गो डाउन द ग्रुप वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे ना, सो दैट विल ओनली टेल यू द एंटायर स्टोरी। दूसरी तरफ जब मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी तो मैं देखूंगी कि एज वी गो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अगर बात कोवैलेंसी की करें तो हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, अगर शुरुआत नाइट्रोजन से करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 1s2 2s2 2p3, यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = 2, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक 1s और एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p के ऑर्बिटल्स हैं, राइट। जैसे 2px 2py 2pz,
राइट। तो ये जो s और p के जो ऑर्बिटल्स है टोटल कितने हुए, एक 2s हुआ और 3 2p के हुए, तो टोटल 4 हुए जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है। क्योंकि बॉन्ड कौन बनाता है, जहां पर मेरा आउटर शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है, वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं फॉर बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ विच नाइट्रोजन के केस में मेरी कोवैलेंसी जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4। तो इसकी कोवैलेंसी इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंस क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए हमको शेयर करना पड़ता है। अब भैया शेयर तो तुम अपने वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है। लेकिन वहीं जब मैं हेवियर एलिमेंट्स की तरफ जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, डाउन द ग्रुप, मैं अभी सारी बातें जो हैं नाइट्रोजन फैमिली के स्पेसिफिक ही कर रही हूँ। सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मैं सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की होने की वजह से इनकी जो कोवैलेंसी है दैट इंक्रीजेस। इनके ऊपर ये 4 वाला कोवैलेंसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि इन हेवियर एलिमेंट्स के साथ हमें बहुत सारे बड़े कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स, बड़े तो क्या मतलब ये कह सकते कि ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर उनकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा है, ऐसे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इससे पहले हम आगे चले विथ मोर प्रॉपर्टीज एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हर फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो इतना यूनिक, वो इतना डिफरेंट क्यों होता है। तो चलो देखते हैं हाउ इज नाइट्रोजन यूनिक, व्हाट आर द एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले तो इट्स वेरी स्मॉल साइज, दूसरी बात हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये सारे टर्म्स का मतलब बाय नाउ आपको पता ही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके हम उसे निकाल पाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके बाद एक इसकी और ख़ास प्रॉपर्टी है इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विथ इटसेल्फ एज वेल एज विथ अदर्स। अब नाइट्रोजन के साथ जो पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग क्या होता है हमने पढ़ा था राइट, केमिस्ट्री के बेसिक्स में क्लास 11th में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनती है। तो नाइट्रोजन के केस में जो है ये जो पाई बॉन्डिंग बनती है वो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनती है यार, जाहिर सी बात है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p3, तो इसके पास अवेलेबल ही है सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ये p पाई के बीच में ही होगी, तो इसीलिए नाइट्रोजन p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ही शो कर पाता है, ठीक है। कहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस तरह का बॉन्ड, द बेस्ट एंड द क्लासिक एग्जाम्पल इज N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। उसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में होता है एक ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड से और 2 पाई बॉन्ड से, और ये पाई बॉन्ड्स किनके बीच में होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड्स बनते हैं। चौथी इंटरेस्टिंग बात है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वहाँ पर डी ऑर्बिटल तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, राइट। तो चूंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पर डी पाई ओवरलैप का कोई सीन ही नहीं होता है। डी पाई ओवरलैप का तो एनीवेज कोई सीन नहीं होता है, राइट। तो इसी वजह से जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 ही ऐसे ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये 4 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करें जैसे कि लेट्स से आर्सेनिक, तो इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो वहाँ पर है d ऑर्बिटल्स। तो उसके वजह से d ऑर्बिटल की होने के वजह से आर्सेनिक जो है ये d पाई बॉन्ड्स भी बना सकता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, या फिर ये d पाई बॉन्डिंग भी कर सकता है, और इस तरीके की बॉन्डिंग से ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है।
ओके तो बच्चों अब बारी है देखने की नाइट्रोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो ये किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं दूसरे चीजों के साथ, तो यहाँ पर हम इनके केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो यहाँ मेजरली हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हैलोजन एंड रिएक्शन विथ अदर मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो इन जनरल ये जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ये सभी हाइड्रोजन के साथ मिल करके बनाते हैं हाइड्राइड्स विच इज ऑफ द जनरल फॉर्मेट EH3। मतलब नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रोजन का हाइड्राइड दैट इज NH3, फॉस्फोरस बनाएगा PH3, आर्सेनिक ASH3, उसी तरीके से बिस्मथ बनाएगा BiH3 और उसी तरीके से एंटीमनी बनाएगा SbH3। तो इस तरह से हाइड्राइड्स बनेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज में भी हम कुछ ट्रेंड्स नोटिस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। हम नोटिस करते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं इनकी स्टेबिलिटी कम होती रहती है। क्या प्रूफ है इसका? लुक एट द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इन हाइड्राइड्स के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यूज को देखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए। लेट अस सपोज कि ये दो एटम्स हैं जिनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए, राइट। और एक बार ये बॉन्ड टूट गया तो मुझे क्या मिलेगा? दो सेपरेटेड एटम्स, राइट। बट इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे अपनी तरफ से एनर्जी लगाना पड़ा और उसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अब अगर आप इन वैल्यूज पे गौर करो तो आप क्या देख रहे हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप ये वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे हमें बहुत कम एनर्जी दे करके ही हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, हम इस हाइड्राइड को तोड़ सकते हैं। यानी कि वो हाइड्राइड क्या हो रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप वो कम स्टेबल हो रहा है। सो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अगर हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिड्यूस समथिंग एल्स, किसी को रिड्यूस करने की एबिलिटी, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो हम अगर इन हाइड्राइड्स को ही ले लें तो हम देखते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इस लॉजिक के साथ जब हम डाउन द ग्रुप चले जाएंगे टिल बिस्मथ, राइट, BiH3, सो BiH3 के केस में इट हैज़ अ लार्जर रेडियस, एज अ रिजल्ट इट कैन वेरी इजीली लूज हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स की। बेसिसिटी जैसे एसिडिटी वैसी बेसिसिटी। तो एसिडिक नेचर बोले तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बेसिक नेचर बोले तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इन हाइड्राइड्स के हम बेसिसिटी की बात करें तो इनका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि NH3 सबसे ज़्यादा, उससे कम फॉस्फोरस दैट इज PH3, उससे कम आर्सेनिक का हाइड्राइड, उससे भी कम एंटीमनी का हाइड्राइड और उससे भी कम कौन? बिस्मथ का हाइड्राइड। तो एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप तो बेसिसिटी जो है दैट इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों हाइड्राइड्स के बारे में हमने जो भी चीजें डिस्कस की सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट फटाफट फटाफट। तो यहीं पे मैं पूछती हूँ आपसे एक सवाल। तो चलो सवाल का सही जवाब अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब हाइड्राइड्स का सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि NH3 यानी कि एमोनिया और BiH3 यानी कि बिस्मथ का हाइड्राइड, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बताओ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर अभी तक का डिस्कशन आपको समझ में आया है। NH3 और BiH3 इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जल्दी 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 जल्दी, आपको मिलते हैं कुछ ही सेकेंड्स। सो अगर आपने सही आंसर किया है तो बाय नाउ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर कंफ्यूज हो कोई बात नहीं है, जवाब तो मैं अभी बताऊंगी, समझाऊंगी भी लॉजिक, राइट। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था अबाउट रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स? मैंने ये बोला था कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी। तो जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट? तो अगर मैं कह रही हूं कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि डाउन द ग्रुप मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलेंगे, राइट? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो यानी कि डाउन द ग्रुप मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे। अब आप खुद ही बताओ, NH3 और BiH3। NH3 बिल्कुल टॉप पे है, तो ऑब्वियसली NH3 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। BiH3 बिल्कुल टुवर्ड्स द बॉटम है, तो BiH3 क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, एटलीस्ट इन नाइट्रोजन फैमिली। अब डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जिस तरह हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये बनाते थे हाइड्राइड्स, वैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाएंगे ऑक्साइड्स। ऑब्वियसली किस फॉर्मेट में बनते हैं ऑक्साइड्स? या तो E2O3 या फिर E2O5, ठीक है? तो अगर हम E2O3 वाले ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका एसिडिक नेचर जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोलने का मतलब है कि अगर हम ग्रुप के ऊपर वाले ऑक्साइड्स को देखें, जैसे कि N2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जैसे कि P2O3 फॉस्फोरस का ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है? एसिडिक नेचर, अब सबको पता है एसिडिक नेचर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ओके, दूसरी तरफ उसके जब हम थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे मान लो आर्सेनिक का ऑक्साइड AS2O3 या फिर एंटीमनी का ऑक्साइड दैट इज Sb2O3, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही टाइप से बिहेव करते हैं, सो दैट इज एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक वाले होते हैं। और जब मैं और नीचे चली जाऊं बिस्मथ पे, यानी कि Bi2O3, तो वो कैसे नेचर का होता है? वो हो जाता है बेसिक नेचर का, राइट? तो यानी कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे मैं आई तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर कम होता गया, या फिर कह सकते हो कि ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता चला गया। तो देखो ये सारी ट्रेंड्स ना आपको पता होनी चाहिए, मतलब दीज ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट व्हाट आई वुड एडवाइस इज, जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इन चीज़ों की एक टेबल बनाते चले जाओ, ठीक है? इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली का एक टेबल बनाते जाओ। भले ही बड़ा सा लंबा सा टेबल होगा, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट वो रहेगा तो आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये इस तरह के ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाया हाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया ऑक्साइड, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे हैलाइड्स। एब्सोल्युटली। कैसे वाले हैलाइड्स? ट्राई हैलाइड्स भी बना सकते हैं, पेंटा हैलाइड्स भी बना सकते हैं। ट्राई हैलाइड्स बोले तो ऑफ द फॉर्मेट EX3, पेंटा हैलाइड्स बोले तो ऑफ द फॉर्मेट EX5। X रिप्रेजेंट हैलोजन, X कुड रिप्रेजेंट क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इनमें से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है X। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन इकलौता ऐसा है जो सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बना सकता है, वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास रेस्ट्रिक्शन है यार। नाइट्रोजन जो है इसकी कोवैलेंसी रेस्ट्रिक्टेड है ओनली अप टू 4, तो पेंटा हैलाइड्स बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? d ऑर्बिटल्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए नाइट्रोजन सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बनाता है, ठीक है? ट्राई हैलाइड्स में भी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के केस में, अब देखो ट्राई हैलाइड्स भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स से NF3 हो सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, NCl3 हो सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, या फिर नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड, ये सब कुछ हो सकते हैं। बट नाइट्रोजन के केस में देखा गया कि इन सब में से सिर्फ एक ही स्टेबल है, विच इज NF3। तो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स में द ओनली नॉन स्टेबल ट्राई हैलाइड इज NF3, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं है, ठीक है? ट्राई हैलाइड्स की अगर हम और बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं ना, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के सारे ही एलिमेंट्स के जितने ट्राई हैलाइड्स बनते हैं वो सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है? आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बट उसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन है? BiF3, बिस्मथ का ट्राईफ्लोराइड। और ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है?
प्रॉपर शेयरिंग हो नहीं पाती है कि भैया फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कि वो चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो कहाँ से इक्वल शेयरिंग होगी, तो कहाँ से वो कोवेलेंट नेचर का हो पाएगा, है कि नहीं। अब अगर हम बात करें पेंटाहेलाइड्स की, पेंटाहेलाइड्स और ट्राईहेलाइड्स, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि पेंटाहेलाइड्स जो हैं ये कंपैरेटिवली ज़्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं व्हेन कंपेयर टू ट्राईहेलाइड्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? याद है हमने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी क्लास 11th में ही पढ़ा था, फजान्स रूल्स वगैरह पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हमने इधर उधर पढ़ा था ऐसे ही। तो अब देखो पेंटाहेलाइड्स में होता क्या है कि जो सेंट्रल एटम हमारा होता है ना वो +5 स्टेट में होता है। ट्राईहेलाइड्स में जो सेंट्रल एटम होता है वो +3 स्टेट में होता है, राइट। तो सेंट्रल एटम अगर ज़्यादा हाई स्टेट में है, अगर उसमें ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा, वो ज़्यादा पोलराइजिंग नेचर का होगा, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट कैरेक्टर है दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो एज अ रिजल्ट जो मेरे पेंटाहेलाइड्स होते हैं ये ज़्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं कंपेयर्ड टू द ट्राईहेलाइड्स। अगर रिएक्शन विथ अदर मेटल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स बोले तो बाई मतलब 2, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेट्स से कैल्शियम्स के साथ मिलके बना लेगा एक बाइनरी कंपाउंड कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड में 2 यानी कि बाई एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक कैल्शियम। उसी तरह अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलके बनाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक सोडियम के साथ मिलकर के बना सकता है सोडियम आर्सेनाइड। अगर हम एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी जिंक के साथ मिलकर के बना सकता है जिंक एंटीमोनाइड। अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ मैग्नीशियम के साथ मिलकर के बना सकता है मैग्नीशियम बिस्मथाइड, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं ये सभी किसी और मेटल के साथ मिल करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। और उसमें भी सबसे खास बात ये है कि इन सारे बाइनरी कंपाउंड्स में मेरे नाइट्रोजन फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यकीन नहीं होता है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लो इन सारे कंपाउंड्स में जिनकी अभी मैंने बात करी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये तो पता है ना? नहीं पता यार, रेडॉक्स रिएक्शन का वीडियो देखो क्लास 11th का, ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर सब कुछ एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसीलिए जहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए मैं कोई दूसरा वीडियो रेफर करती हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा वीडियो मत देखो, बट एटलीस्ट वहाँ जाके जो बेसिक चीज़ है उसको ज़रूर देख लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन फैमिली के लगभग फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज तो हमने कवर कर ली। अब हम देखेंगे कि इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को, जैसे कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो है डाई नाइट्रोजन विच इज N2। उसके बाद आएगा एमोनिया दैट इज NH3। उसके बाद आएंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर बात करेंगे हम एसिड्स की जैसे कि नाइट्रिक एसिड। बात हम कर सकते हैं फॉस्फोरस की भी, क्योंकि फॉस्फोरस के भी बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स होते हैं। इतना ही नहीं, फॉस्फाइन और फॉस्फोरस के हैलाइड्स भी होते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला डाई नाइट्रोजन, दूसरा एमोनिया और तीसरा नाइट्रिक एसिड। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कशन का शुरुआत करेंगे विथ डाई नाइट्रोजन यानी कि N2। तो अब देखो N2 के बारे में डिस्कशन हम 3 स्टेज में करेंगे। पहला तो प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, इसे हम बनाते कैसे हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। और तीसरा उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनके यूजेस क्या है, कहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन से। तो देखो डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इट, ठीक है। तो पहला तो वी विल टॉक अबाउट द कमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब कमर्शियल लेवल पे अगर मुझे डाई नाइट्रोजन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सो फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वी जनरली डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हम डाई नाइट्रोजन बनाएंगे। हम सभी को पता है कि एयर में मेजरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 गैसेस होते हैं,
ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम यूज करते हैं क्या, हमारे पास एक सेटअप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो जैसे यहाँ पर एक ऐसे ट्यूब टाइप का एक कंटेनर सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब जनरली ये सेटअप ही कुछ इस तरह का होता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, दैट इज कंपैरेटिवली वार्मर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू द टॉप पोर्शन ऑफ दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ओके। अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हम डाल देते हैं लिक्विफाइड एयर। लिक्विफाइड एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, और इसे हम डालते जिस इनलेट से है वो इनलेट इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के नीचे वाले साइड पे होता है, राइट। इसकी पोजीशन को नोटिस करो, नीचे वाले साइड टुवर्ड्स द लोअर साइड होता है जहां से हम लिक्विफाइड एयर अंदर डालते हैं। ठीक है, अब इस लिक्विफाइड एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लिक्विफाइज एट -183 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ नाइट्रोजन लिक्विफाइज एट -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो, नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के मुकाबले काफ़ी कम टेम्परेचर में जाकर के लिक्विफाई होता है। ठीक है, ओके। अब मैंने ये लिक्विफाइड एयर डाल दिया, अब क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वो वार्मर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट स्टिल ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा। ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गया, नीचे वाले आउटलेट से मुझे क्या मिल गया, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमने ऑलरेडी सेपरेट आउट कर लिया, बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऊपर गया, राइट, बट चूंकि नाइट्रोजन किस टेम्परेचर में लिक्विफाई होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा नाइट्रोजन लिक्विफाई नहीं हुआ, एंड फाइनली ऊपर का जो आउटलेट है वहां से हमें क्या मिल गया, गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन हमें मिल गया। तो इस तरीके से बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर हम क्या बना सकते हैं, डाई नाइट्रोजन। तो हमने बहुत डिटेल में इस प्रोसेस को नहीं देखा, बट विद दिस मतलब मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रफ आइडिया कि कैसे होता है लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो ये तो हो गई कमर्शियल प्रोडक्शन की बात। व्हाट इफ मुझे डाई नाइट्रोजन बनाना हो लैब में, तो अगर लेबोरेटरी में बनाना है तो अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो हम बड़ी आसानी से डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। पहली चीज एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, दूसरी चीज सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2। तो जब हम NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसे मिलाते हैं NaNO2 के साथ, तब भी हमें मिलता है N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन। उसके साथ हमें H2O और NaCl भी मिलता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इस तरीके से भी हम डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। हालांकि इस मेथड से बने हुए डाई नाइट्रोजन में थोड़ी बहुत अमाउंट में इम्प्योरिटीज भी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड, बट दे कैन बी हैंडल्ड एंड रिमूव्ड। इतना ही नहीं, कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं, और एक तरीका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझेंगे हर चीज़। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब जब कोई चीज़ टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए। सो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि कोई चीज़ को तुम हीट कर दो, हीट होने पे वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो जब हम डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसे हम एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट। अब आप बोलोगे मैम एमोनियम डाइक्रोमेट, नाम ही इतना मुश्किल लग रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका केमिकल फॉर्मूला होगा क्या। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो, गेस वर्क करेंगे इन चीज़ों में। एमोनियम मतलब NH4, डाइक्रोमेट, डाई मतलब 2, क्रोमेट Cr आएगा। क्रोमेट मतलब ये क्रोम Cr सिर्फ नहीं है, राइट, Cr2O7 है। सो एमोनियम डाइक्रोमेट विल बी NH4 Cr2O7। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो तो तुम्हें नाइट्रोजन मिल जाएगा, डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा, यानी कि NH4 Cr2O7 को हीट कर दो, हीट होते होते ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा और तुम्हें N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। डाई नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर और क्या मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा, क्रोमियम का ऑक्साइड मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलेगा, H2O भी मिलेगा, राइट, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली बैलेंस द रिएक्शन ऑन योर ओन। ठीक है, और कौन से तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ों के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी डाई नाइट्रोजन बन सकते हैं, जैसे कि बैरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड। बैरियम एजाइड बोले तो BaN3 2,
इसको भी अगर हम हीट कर दें तो थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या बन जाता है, N2, और साथ में निकल के आता है बैरियम। तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो हमने 4 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए, ये 4 डिफरेंट मेथड्स है बाय विच वी कैन प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन। तो अब अगर हम बात करें डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, ये टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। अगर बात करें इसके आइसोटोप्स की, तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N15। अगर बात करें इसके सॉल्युबिलिटी की, तो वाटर में ये बहुत ही लेस सॉल्यूबल होता है। इतना ही नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी एक खास बात ये होती है कि डाई नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब वो साधु संत वाले स्टेज में होता है कि भैया किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, सोशलाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्यों नाइट्रोजन जो है N2 जो है ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे? N2 होता क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है दैट इज क्वाइट हाई। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो यानी कि उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, और इसी वजह से नाइट्रोजन जो है यानी कि डाई नाइट्रोजन N2 जो है ये इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। बट ये इनर्ट वाली कहानी, ये साधु संत वाली कहानी जो है ना, ये रूम टेम्परेचर तक ही लिमिटेड है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए देखो, नाइट्रोजन लिथियम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट करके बना रहा है प्रोडक्ट। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी तो आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी तो अमोनिया बनता है, राइट। लेकिन ये जो सारे के सारे रिएक्शंस हैं, देखो ये सारे के सारे रिएक्शंस हायर टेम्परेचर्स पे ही होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो नाइट्रोजन साधु है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो ये सारे रिएक्शंस जो हमें नाइट्रोजन यानी कि N2 डाई नाइट्रोजन के साथ देखने को मिलते हैं, ये सारे हायर टेम्परेचर्स पे होने वाले रिएक्शन है। तो बच्चों, अब हमने डाई नाइट्रोजन को बनाते कैसे हैं ये देख लिया, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो चलो अब ये देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन हमें यूजफुल कहाँ होता है, हम यूज कहाँ करते हैं इसे। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चर अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 क्यों इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक अमोनिया ही है, राइट। तो अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए हमें डाई नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, डाई नाइट्रोजन ऐसे जगहों में यूज़ किया जाता है जहां पर हमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। आप पूछोगे कि इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत हमें कहाँ होती है? कई जगहों पे होती है। इनफैक्ट जैसे मान लो अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, जहाँ पर हम बहुत सारे रिएक्टिव केमिकल्स के साथ डील करते हैं, ऐसी जगहों पे हमें कई बार ऐसे इनर्ट या फिर नॉन रिएक्टिव डाइल्यूएंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई केमिकल्स तो वैसे ही इतने हाईली रिएक्टिव है, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो इनर्ट हो। एंड हुज बेटर दैन डाई नाइट्रोजन, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो डाई नाइट्रोजन होता है, जो N2 होता है, वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट रहता है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव रहता है, बिल्कुल साधु संत वाला बिहेवियर रहता है, राइट। तो ये इसका एक दूसरा यूज़ है। तीसरा यूज़ है, जो लिक्विड डाई नाइट्रोजन होता है ये एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, जो फूड आइटम्स या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल्स के प्रिजर्वेशन के लिए यूजफुल होता है। एंड चौथा बट अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लिक्विड डाई नाइट्रोजन होता है ये क्रायो सर्जरी में भी बहुत यूजफुल होता है। अब आप सोचोगे कि क्रायो सर्जरी क्या होता है? यार क्रायो सर्जरी ना एक ऐसे टाइप की सर्जरी होती है जहाँ पर हम बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स का यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय डिजीज्ड टिश्यू, बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और इस क्रायो सर्जरी के प्रोसीजियर में लिक्विड डाई नाइट्रोजन जो है इट एक्ट्स लाइक अ क्रायोजेन। तो इस क्रायो सर्जरी के प्रोसेस में लिक्विड डाई नाइट्रोजन जो है इट एक्ट्स लाइक अ क्रायोजेन। तो चलो बच्चों, अब बारी है जानने की अमोनिया के बारे में। काफ़ी देर से मैं कह रही हूँ कि अमोनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ये वो एंड ऑल दैट। अब आप सोच रहे होगे कि अमोनिया इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, जो प्लांट्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये बताने की ज़रूरत है?
नहीं है, राइट। हम जो भी खाना खाते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, सब कुछ कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए, प्लांट के अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी होता है? फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का अगर मैं नाम लेने बोलूँ आपको, तो आप कैसे कैसे नाम लोगे? जैसे कि यूरिया, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट। और देखो सब नाम के साथ अमोनियम लगा हुआ है, यानी कि सब में कहीं ना कहीं अमोनिया है। तो भाई अमोनिया तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये तो इसका पहला यूज़ हो गया। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया को हम एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, जो ऑब्वियसली प्रिजर्वेशन के काम आएगा। इतना ही नहीं, अमोनिया बहुत सारे और यूजफुल चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के भी काम आता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए मुझे अमोनिया चाहिए होता है। तो भाई आई थिंक विथ ऑल दिस हम सभी कन्विंस्ड हैं कि अमोनिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतना इंपॉर्टेंट है तो चलो चल के देखें कि इसको बनाते कैसे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अमोनिया के भी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इन्हें प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका तो है डीके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि यूरिया। यूरिया जैसे ऑर्गेनिक मैटर के डीके से भी हमें अमोनिया मिलता है। जैसे यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH4 CO3, और ये फर्दर डिकम्पोज होके हमें दे देता है NH3 + CO2 + H2O। तो इस तरीके से हमें अमोनिया मिलता है यूरिया से। एक दूसरा तरीका और होता है विच इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या फिर अमोनियम सल्फेट जैसे कि NH4 राइट। तो ये जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं, इनको जब हम NaOH या CaOH2 दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तब भी ये अमोनियम के सॉल्ट्स जो है ये डिकम्पोज होके हमें दे देते हैं अमोनिया। तो इन्हीं के अगर हम केमिकल रिएक्शंस को देखें तो हम देख सकते हैं NH4Cl के साथ रिएक्शन हो रहा है CaOH2 का। उसी तरीके से अगर हम देखें NH4 के साथ रिएक्शन हो रहा है NaOH का, और दोनों ही केस में प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? अमोनिया। सो दिस इज अनदर वे जिससे हम अमोनिया को पा सकते हैं। इनफैक्ट अमोनिया को प्रिपेयर करने का एक और बड़ा वेल नोन प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का नाम आपने फॉर श्योर सुना ही होगा। क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी हम इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक्स में भी हेबर प्रोसेस के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं वहाँ पर भी हम हेबर्स प्रोसेस के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हेबर्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लार्ज स्केल में अमोनिया बना सकते हैं। कहाँ से बनाते हैं हम अमोनिया? डाई नाइट्रोजन गैस N2 गैस एंड H2 गैस से हम बनाते हैं NH3। और अगर आप बहुत केयरफुली इस रिएक्शन को देखो, सो इट हैज़ द इक्विलिब्रियम का साइन, मतलब दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम व्हाइल इट प्रोड्यूसेस सो मच ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब ताकि ये जो इक्विलिब्रियम है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो इक्विलिब्रियम है ये जल्दी अटेन हो, सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन के ऑक्साइड्स अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम का ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो अभी के लिए वी विल नॉट गेट इन टू द डिटेल ऑफ द हेबर्स प्रोसेस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज वन वे जिससे हम डाई नाइट्रोजन के हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनिया, दैट टू ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्यारे बच्चों, अब बारी है अमोनिया के प्रॉपर्टीज के बारे में देखने की। तो जहां इसके प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे दिमाग में आती है दैट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। पंजेंट स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती है इसकी ऑफ कोर्स। अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड के जैसा शेप होता है, जिसके टॉप पे, जैसे पिरामिड जो होता है ना उसका ऐसा एक एपेक्स होता है, एक टॉप होता है, राइट। तो इसके टॉप पे कौन सा वाला एटम होता है? नाइट्रोजन एटम टॉप पे होता है, और पिरामिड के यूं जो तीनों साइड से जो लगे होते हैं दे आर द हाइड्रोजन एटम्स। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनमें होता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है? अगर नाइट्रोजन पे फोकस करें, नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, 1s2 2s2 2p3।
सो 2s में 2 और 2p में 3, सो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं चुपचाप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बेचारे अकेले बैठे हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या बन गए? ये बन गए 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट 2 मिलके तो एक पेयर बनता है ना, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया? तो इसीलिए अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब अगर बात करते हैं इसके सॉल्युबिलिटी की, तो अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब NH3 जो है ये वाटर के साथ मिल करके बना देता है क्या? NH4OH। एब्सोल्युटली। सो NH4OH को अगर हम देखें, इसमें क्या है? NH4 प्लस OH माइनस। OH माइनस है, यानी कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का, ये किस नेचर का है? दिस इज वीकली बेसिक इन नेचर। अरे भाई OH माइनस आयन है इसमें, तो ये बेसिक नेचर का है। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का, चूंकि ये बेसिक नेचर का है, ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सपोज हमने NH4OH ले लिया। NH4OH क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जो कि वीकली बेसिक इन नेचर होता है। NH4OH जब रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ, लेट्स से ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ, जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम सल्फेट। इसने सॉल्ट बनाया, साथ में इसने क्या छोड़ दिया? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये रिएक्शन तो बनना है ना भाई। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया निकल गया, इधर से सल्फेट निकल के अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बना लिया, तो जो बच गए वो भी तो आपस में मिल जाएंगे और वो बनाएंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम NH4OH यानी कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, इसका रिएक्शन देखें विथ FeCl3 आयरन के क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन देखें, तो भी हम देखते हैं कि ये क्या बनाता है? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। साथ ही हमें क्या मिल जाता है? ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट कहाँ से आता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है आयरन के ऑक्साइड से। यहाँ भी वही चीज हो रही है भैया, इधर से NH4 निकल गया, उधर से क्या निकल गया? Cl निकल गया, तो बचा क्या? इधर से ऑक्सीजन बचा, उधर से आयरन बचा, ये भी आपस में मिल गए और इन्होंने बना दिया क्या? एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। अमोनिया एक्ट्स एज अ लुईस बेस। कैसे? क्यों? अब आप खुद बताओ, बेस जो है वो क्या होता है? बेसिक नेचर मतलब वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बेसिक नेचर है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए? बिल्कुल है। अमोनिया के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो कुछ नहीं कर रहा था, आदमी बैठा हुआ था, बॉन्ड भी नहीं बना रहा था किसी के साथ। तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आसानी से दे सकता है किसी को, और किसी मेटल आयन को अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले तो वो इसे ले करके इसके साथ, अमोनिया के साथ मिल करके कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है बड़ी आसानी से, राइट। इनफैक्ट ऐसा ही हम देखते हैं कई जगहों पर, जैसे कि Cu2+ के साथ 4NH3 मिल करके बना देता है ये कॉम्प्लेक्स, जैसे कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, उसके साथ NH3 मिल करके बना देता है ये कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि NH3 के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे वो दे देता है और इन मेटल्स आयंस के साथ मिल करके बना देता है ये कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अमोनिया बिहेव्स लाइक अ लुईस बेस। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस वीडियो के अंदर, विच इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, मतलब हाउ इज नाइट्रिक एसिड रिलेटेड टू नाइट्रोजन? क्यों नाइट्रोजन से रिलेटेड है? सो नाइट्रोजन जो है ये कई सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है। ऑक्सो एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन के साथ वाला जो एसिड है, ऐसे कई एसिड्स नाइट्रोजन बनाता है, जैसे कि नाइट्रस एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि हाइपोनाइट्रस एसिड। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होता है नाइट्रिक एसिड, सो लेट अस डिस्कस इन मोर डिटेल अबाउट नाइट्रिक एसिड। तो जब हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसे भी हम कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है दैट कुड बी फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तब हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि NaNO3 that is sodium nitrate when it reacts with H2SO4 तो हमें क्या मिलता है NaHSO4 plus HNO3। तो HNO3 is our nitric acid। और बिल्कुल सिमिलर टाइप का रिएक्शन होता है अगर हम NaNO3 के बदले में KNO3 ले लें, तब भी हमें एक इसी तरह का रिएक्शन मिलता है जहां पर मुझे प्रोडक्ट के तौर पर, एक प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को बनाने का एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया का मतलब हम एमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, एमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एयर में जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन से हम एमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। उसे हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। तो इस प्रोसेस से भी मुझे क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम एमोनिया के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एमोनिया का एक यूज ये है कि ये नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूजफुल होता है। सो देखो यहाँ पर यूजफुल है, राइट। अब रिएक्शंस कैसे होते हैं? तो NH3 + O2 एमोनिया का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स, हमें क्या मिलना चाहिए? नाइट्रिक एसिड। बट आपको दिख रहा है कि यार यहाँ तो मैम नाइट्रिक एसिड नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है NO। तो अब होता कुछ यूं है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। ये NO2 जो है ये वाटर में डिसॉल्व करके फाइनली बनाता है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो मतलब एंड प्रोडक्ट मेरा नाइट्रिक एसिड ही होता है, जस्ट दैट ये एक रिएक्शन में आपको दिखा नहीं, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, राइट। बट एंड रिजल्ट क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड। कहाँ से बना नाइट्रिक एसिड? एमोनिया का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चों अब बात करेंगे हम नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, जो लैबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड होता है उसमें लगभग 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, जैसा कि हमें दिख ही रहा है स्क्रीन पर। स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब HNO3 को अगर हम H2O के साथ मिला दे तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है दैट एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है सिवाय कुछ गिने चुने नोबल मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि प्लैटिनम, जो बड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इनको छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अभी हम देखेंगे दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स। एक हम देखेंगे कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, फिर हम देखेंगे जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। और इसमें जो नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो रिएक्शन कैसा होता है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तब रिएक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉपर की। तो देखो इंटरेस्टिंगली, कॉपर चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों ही केस में ये क्या बनाता है? CuNO3(2). लेकिन जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। लेकिन जब ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये रिलीज करता है NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शंस जो है ना, इनको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी रिएक्शन के प्रोडक्ट
रिएक्टेंट्स घुमा फिरा के पूछे जाएंगे कि भाई NO2 रिलीज होगा या NO रिलीज होगा या N2O रिलीज होगा, और आप हो जाओगे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो एक छोटा सा टिप देती हूँ, जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट में NO2 रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इस बात को प्रूफ करके दिखाती हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं जिंक की। जिंक चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों ही केस में क्या बनाएगा, ZnNO3(2). ठीक है, लेकिन जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, N2O। लेकिन वहीं जब ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NO2। हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ क्या रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो इस रिएक्शन को होने से प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तो यार मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि यार ये नॉन मेटल्स को भी नहीं छोड़ता है, ये तो नॉन मेटल्स पे भी अटैक कर देता है, जैसे कि आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। देखो इन सब के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके इनका क्या हाल बना रखा है, सबके ऊपर अटैक कर दिया है। और देखो इन सब के साथ भी मेन प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज हुआ है हर जगह, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जहां रिएक्ट होगा वहां पे क्या निकलेगा, NO2। तो चलो अब देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड को हम यूज कहां पे करते हैं। इसका एक पहला यूज तो होता है टू मैन्युफैक्चर अमोनियम नाइट्रेट, जिन्हें हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर अदर नाइट्रेट्स, जिन्हें हम एक्सप्लोसिव्स के तौर पे भी यूज करते हैं। रॉकेट फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये एक ऑक्सीडाइजर की तरह यूज होता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो में हमने पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो डेफिनेटली खत्म नहीं किया, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने आप में एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है। तो लेकिन इस वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को पूरा जरूर कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं जल्दी ही आपको मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन फैमिली, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम खत्म करेंगे 3 वीडियोस में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।